गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था वो हमने आपको कमेंट्स पढ़ाया था, कमेंट्स टॉपिक था। और आज हम आपको जो मेरा टॉपिक है वो है मेन फंक्शन। कि मेन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन। देखिए मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, it execute every program. If don't use main function, then program generate multiple errors. Means कि main function जो होता है वो हमारा एक predefined function होता है जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप main function नहीं यूज करेंगे तो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और प्रोग्राम में मल्टीपल एरर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो कंपाइलर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर कम इन द मेन फंक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर आता है, समझ। और इसलिए भी आता है सी हमारी जो होती है वो आपकी एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज होती है। मतलब कि चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो और चाहे वो जावा हो, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका मेन फंक्शन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्राम हम किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो मेन में ही आता है, इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन यूज किया जाता है। और सी हमारी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जब हम लोग सी का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे प्रोग्राम हमारे मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। मतलब जब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर पूरा प्रोग्राम का कोड होगा। और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो यही मेन फंक्शन जो होगा वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे छोटा सा प्रोग्राम आपको हम बताते हैं एडिशन का, कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बताते हैं कि 2 नंबर अगर आपको जोड़ने हो सी में तो किस तरीके से आप जोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक्सेप्ट 2 नंबर A = 3, B = 4, कैलकुलेट एडिशन। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं, A = 3 और B = 4। देखिए अगर आपको वैल्यू दे देता है, मतलब पहले से ही असाइन है वैल्यू वेरिएबल में, तो आपको उसके लिए स्कैनफ लेने की जरूरत नहीं है। स्कैनफ हम तब यूज करेंगे जब वो कहता है कि तब जब आप वैल्यू ना होती है वो कहता कि एक्सेप्ट 2 नंबर कैलकुलेट एडिशन। इसका मतलब है कि आपको अपने मन से 2 वेरिएबल इनपुट करने हैं। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू असाइन कर देता है, पहले से ही बता देता है कि ये वैल्यू है, बी में ये वैल्यू है, तो आपको तब स्कैनफ लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्कैनफ हम तभी लगाते हैं जब हमको पहले से वैल्यू असाइन ना हो, और अगर वैल्यू हमें असाइन है तो हम कभी भी स्कैनफ का यूज नहीं करेंगे। और एक बात, जैसे आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, लाइक, तो मैंने आपको ये देखिए कमेंट्स में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक, और अगर आप गलती से आपने यहाँ कमेंट लगाना भूल गए तो ये लाइन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करेगा तो नंबर ऑफ एरर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी कोई कोडिंग लैंग्वेज तो है नहीं, ये तो हमारी असेंबली लैंग्वेज है जो हमने इंग्लिश में लिख दी है। तो ये कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करेगा, कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो केवल प्रोग्रामिंग कोड को ही एग्जीक्यूट करता है। करेक्ट? तो जब भी आप लोग कमेंट लिखेंगे तो जब भी आप लोग कुछ भी कमेंट लिखेंगे लाइक, तो आप उसमें आगे सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद और एक बात और हम आपको बता दें कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जो प्रोग्राम बनाना है उसके ऊपर आप कमेंट लिखिए, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो इसका अच्छा इम्पैक्ट आता है, और नहीं लिखते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडर फाइल। तो हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं कि हेडर फाइल के बारे में, कौन सी हेडर फाइल सी में यूज की जाती है। हैज इंक्लूड studio.h
और हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है। हैज इंक्लूड studio.h हो गई आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और conio.h हेडर फाइल जो है वो आपकी कौन सी हो गई, कंसोल इनपुट आउटपुट। और हमने आपको बताया था कि आप स्टूडियो के साथ conio.h हेडर फाइल भी हर प्रोग्राम में लगाएंगे। क्यों इसलिए लगाएंगे ताकि आपको तीनों शॉर्टकट की प्रस्ताव करनी पड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। केवल एक ही शॉर्टकट की से आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइड मेन, अब देखिए जैसे वॉइड मेन में क्या होता है, सारा सी में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सी में जब आप लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो कुछ भी कैपिटल यूज नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर में आपको कुछ यूज नहीं करना है, सब कुछ स्मॉल लेटर में ही लिखना है, आपको कुछ भी कैपिटल नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने एक्सेप्ट लिखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कमेंट्स में लिखा है, लेकिन जहां से आप प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे, प्रोग्रामिंग कोड शुरू करेंगे, तो आपको सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। मतलब गलती से भी आप ये गलती मत करिएगा कि आप किसी भी डी आपने बड़ा बना दिया, या फिर तो हर चीज में एरर डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक बात है, जैसे आपने वॉइड मेन लिखा है तो उसके बीच में एक स्पेस आपको देना है। अगर देखिए मेन में अगर आपने गलती से भी मेन में सेमीकोलन लगा दिया तो 20-25 एरर आ जाएंगे, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है ये टर्मिनेट हो गया, है ना। और मेन फंक्शन के आगे कभी भी ध्यान रखिए कि फंक्शन के आगे हम कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। और वैसे क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हर एक लाइन के आगे, हर एक लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन लगाना है, लेकिन हेडर फाइल के आगे नहीं लगाना है और मेन फंक्शन के आगे नहीं लगाना। और किसी भी फंक्शन के आगे, जितने फंक्शन हम आगे क्लास में और पढ़ाएंगे, किसी भी फंक्शंस के आगे आपको कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाना होता, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब हम इसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक। मेन फंक्शन को आइडेंटिफाई कर दीजिए कि प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक। उसके बाद जो वैल्यू हमें ये दे रखी है वो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन में जाएगा, इंटीजर a = 3, p = 4, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू जुड़ेगी तो किसी तीसरे में स्टोर होगी, तो उसके लिए हमने वेरिएबल ले लिया c, और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक। सेमीकोलन का क्या काम होता है, लाइन को टर्मिनेट करने का काम आप कौन करता है, सेमीकोलन। उसके बाद c = a + b, तो a और b की वैल्यू जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी 7, और किस में स्टोर हो जाएगी, c में, ठीक। और वेरिएबल भी आपको कोई भी कैपिटल लेटर में यूज नहीं करना, सबके सब आपको स्मॉल में लेंगे। अब c को प्रिंट करना है तो अगर आपको वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो आप लोग क्या यूज करते थे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रिंट है। और उसके बाद %d लगाएंगे, क्योंकि कंपाइलर को ये बताने के लिए कि c में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो आपकी इंटीजरल वैल्यू है, तो आपको हर एक के लिए बताना पड़ेगा। तो ये %d, और %d जो होता है वो कंट्रोल स्ट्रिंग है जिसको हम डबल पोस्ट में लिखते हैं, और कॉमा, ये मैं आपको सिंटैक्स भी बता चुकी हूँ, और ये c, फिर सेमीकोलन, और फिर गेट ch, और फिर सेमीकोलन। गेट ch जो होता है वो कोनियो का ही फंक्शन होता है, ठीक है। और CLR जो है वो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे लिखेंगे। मतलब अगर आप भूल गए गलती से तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको हर प्रोग्राम में CLR लिखना है, लेकिन CLR यानी क्लियर स्क्रीन अगर आप लिख देंगे तो क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम को बार बार कंपाइल कराएंगे तो जो पिछला आपका इनपुट या आउटपुट होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन पूरी क्लियर होगी। इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे ही
आप CRR SCR लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा C में, ठीक है। ये तो आपका प्रोग्राम हो गया। अब आगे इसको आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कहते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन ऑफ नंबर। यहाँ पर लिख सकते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। और यहाँ लिख सकते हैं टू स्टॉप द विंडो, ठीक है। विंडो एक मतलब विंडो, ठीक है। तो देखिए समझ में आ गया, या एंड ऑफ द प्रोग्राम, या तो ये लिख दीजिए या फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम लिख सकते हैं, एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए जब आप इस प्रोग्राम को, अब ये तो आपने प्रोग्राम कॉपी में बनाया है, ठीक। अगर आपको यही प्रोग्राम सी में बनाना हो कि हाँ नहीं अब हम इसको कंपाइल कराना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में सी लोड है तो टीसी फोल्डर बना होगा, सी ड्राइव में टीसी फोल्डर होगा, टीसी। इस फोल्डर को आप ओपन करिएगा, अगर नहीं है तो कहीं से भी आप अरेंज कर लीजिए टीसी फोल्डर। इसको जब ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा, बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी को ओपन करेंगे तो आप एक ms लाइक करके कुछ एक आइकन आएगा, वो येलो ब्लू और रेड कलर का होगा आइकन, ठीक। 3 कलर्स होंगे उसमें। और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर की एडिट विंडो आएगी, डॉस की एडिट विंडो। बस उसमें आप ये प्रोग्राम टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आप इस प्रोग्राम से बाहर आएंगे जब, तो एक आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन मिलेगी। जब आप इसमें प्रोग्राम को टाइप कर दिया उसके बाद आपने कंट्रोल F9 किया। जैसे आप कंट्रोल F9 करेंगे, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो एरर बताएगा, अगर नहीं होगी तो एरर आपको 0 करके और तुरंत आउटपुट विंडो में आ जाएगा और आपका केवल 7 आपको दिखाई देगा। स्क्रीन जो आएगी आपकी ऐसे, उसमें केवल 7 दिखाई देगा, ठीक। तो आप चाहते हैं कि 7 ना दिखाई दे, C=7 दिखाई दे, ठीक। तो हम इसको एक स्टेटमेंट इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, कोई गलत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको C=7 लिखना है तो किसी भी चीज को अगर प्रिंट करना होता है तो हम उसको डबल कोस्ट में लिखते हैं। C फिर इक्वल, जैसे C को प्रिंट करना है हमको लाइक, ठीक, तो हम इसको डबल कोस्ट में लिखेंगे। इक्वल को भी प्रिंट करना है तो इक्वल भी डबल कोस्ट में आ जाएगा। और जो आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है वो तो डबल कोस्ट में होती ही है, तो उसको लिख दिया और इसको डबल कोस्ट यहाँ से बंद कर दिया और क्या कर दिया, कॉमा C और सेमीकोलन। तो मतलब देखिए कोई भी आप चीज लिख सकते हैं, चाहे ये स्टेटमेंट लिखिए चाहे ये स्टेटमेंट लिखिए, दोनों सेम है। बट इससे क्या होगा कि स्क्रीन में केवल 7 आएगा और उससे क्या होगा, C=7 आएगा। तो जो भी जिस तरीके का आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिखिए। वैसे हम आगे के जितने प्रोग्राम पढ़ाएंगे आपको, उसमें हम आपको इसी तरीके का स्टेटमेंट देंगे हर एक में, ताकि वो जब आउटपुट आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आपकी 7 आ रही है। ओके, थैंक यू।